भाभी बड़ी चालाक हैं, फोन पर किसी और मर्द से बात करती हैं। मैंने खुद सुना है। टीना की ये बात सुनते ही माया जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। रसोई में जागृति खड़ी थी, जो अभी अभी बाहर से सब्जी लेकर आई थी। दरवाजे पर ही ठिठक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कैसा इल्जाम था जो उस पर लगाया जा रहा था? उसने धीरे से अंदर कदम रखा और पूछा, टीना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं किस मर्द से बात करती हूँ? टीना ने तीखी नजरों से देखते हुए कहा, भाभी नाटक मत करो। मैंने खुद तुम्हारी आवाज सुनी है फोन पर, किसी को जान और बेबी बोलते हुए। ये सुनकर जागृति हैरान रह गई। उसने कभी किसी को ऐसे संबोधित नहीं किया था। उसने कहा, ये पूरी तरह झूठ है। मैं सिर्फ अपने ऑफिस के क्लाइंट से बात करती हूँ, या फिर अपनी बहन से। माया जी ने गुस्से में कहा, बहू, अब तुम अपनी सफाई में झूठ पर झूठ बोल रही हो। टीना ने अपने कानों से सुना है, वो क्यों झूठ बोलेगी? जागृति की शादी को 4 साल हो चुके थे। उसका पति शिखर एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था और जागृति खुद एक मार्केटिंग का फर्म में काम करती थी। शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ननद टीना, जो अभी अविवाहित थी और उसी घर में रहती थी, उससे जलने लगी थी। जागृति की तरक्की, उसकी सुंदरता, उसकी काबिलियत, ये सब टीना को बर्दाश्त नहीं होता था। माया जी भी हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा किसी और लड़की से शादी करे, जो पूरी तरह घर में रहकर उनकी सेवा करे। इसलिए वे भी जागृति के खिलाफ ही रहती थी। उस शाम जब शिखर ऑफिस से घर लौटा, उसने महसूस किया कि घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। माया जी ने उसे अलग बुलाकर कहा, बेटा, तेरी बीवी के बारे में बहुत बुरी बातें सुनने में आ रही हैं। ये किसी और मर्द से बात करती है फोन पर। टीना ने खुद सुना है। शिखर हैरान रह गया। उसने जागृति की तरफ देखा, जो कोने में खड़ी रोते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। शिखर के मन में एक पल के लिए शक की परछाई जरूर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने शांति से पूछा, जागृति, सच बताओ, ये सब क्या है? जागृति ने रोते हुए कहा, शिखर, ये सब झूठ है। मैंने किसी और मर्द से बात नहीं की। मुझे नहीं पता टीना को ये सब कहाँ से सुनाई दिया। शिखर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर आगे से कोई ऐसी बात सुनने में आई तो मुझे साफ जवाब चाहिए होगा। ये सुनकर जागृति के दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी बैठ गया कि आखिर ये इल्जाम कहाँ से आया। अगले कुछ दिनों में ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि और बढ़ता गया। कभी टीना कहती कि उसने जागृति को किसी अनजान नंबर से मैसेज करते देखा है। कभी माया जी ताना मार, पता नहीं किस किस से बात करती रहती है ये लड़की, कोई शर्म लिहाज नहीं है। जागृति हर बार सफाई देती, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जो उसके खिलाफ रची जा रही है। एक दिन जागृति की सबसे अच्छी सहेली रीमा घर आई। जागृति ने अपनी सारी परेशानी उसे बताई। रीमा ने ध्यान से सुनने के बाद कहा, जागृति, ये बहुत अजीब है। तुम्हारी ननद और सास को ये जानकारी कहाँ से मिल रही है? बार बार वही इल्जाम। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे फोन कॉल्स को कोई ट्रैक कर रहा है या फिर रिकॉर्ड कर रहा है। ये सुनकर जागृति चौंक गई। उसने पहले कभी इस एंगल से सोचा नहीं था। रीमा ने आगे कहा, आजकल टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ मुमकिन है। हो सकता है तुम्हारे फोन में कोई स्पाई ऐप हो, या फिर घर में कोई डिवाइस लगी हो जो तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर रही हो। तुम्हें सावधान रहना होगा, और साथ ही ये भी पता लगाना होगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। जागृति के मन में एक नई चिंता जन्म ले चुकी थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी कि वो इस साजिश का तह तक जरूर पहुंचेगी। उसी रात जब शिखर सो चुका था, जागृति ने अपने फोन को ध्यान से चेक करना शुरू किया। उसे कुछ अजीब सी एक्टिविटी दिखी, कुछ ऐसे ऐप्स जिन्हें उसने कभी इंस्टॉल नहीं किया था। फोन की बैटरी भी हमेशा से ज्यादा तेजी से खत्म हो रही थी, जो किसी बैकग्राउंड एक्टिविटी का इशारा हो सकता था। उसने रीमा को ये बात बताई। रीमा ने कहा, ये सब पक्के तौर पर किसी स्पाई सॉफ्टवेयर के लक्षण हैं। हमें इसकी जांच करवानी होगी किसी एक्सपर्ट से। अगले दिन जागृति ने अपने ऑफिस के एक टेक्निकल एक्सपर्ट दोस्त दीपक से मदद मांगी। दीपक ने उसका फोन चेक किया और कुछ ही देर में उसे एक छिपा हुआ एप्लीकेशन मिल गया, जो हर कॉल को रिकॉर्ड करके किसी दूसरे नंबर पर भेज रहा था। ये देखकर जागृति हैरान रह गई। उसने पूछा, दीपक, क्या ये पता चल सकता है कि ये किसने इंस्टॉल किया है
और किस नंबर पर ये रिकॉर्डिंग्स भेजी जा रही हैं। दीपक ने कुछ देर मेहनत करने के बाद वो नंबर निकाल लिया। जब जागृति ने वो नंबर देखा तो उसके होश उड़ गए। ये नंबर उसके ननद टीना का ही एक दूसरा सिम नंबर था, जो शायद उसने इसी काम के लिए खरीदा था। जागृति के दिल में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ आए। उसे समझ आ गया कि ये सारा नाटक, ये सारे झूठे इल्जाम, ये सब टीना की एक सोची समझी साजिश थी, जो शायद उसे इस घर से बाहर निकालने के लिए रची जा रही थी। लेकिन उसे अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि टीना आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है। इसके पीछे असली मकसद क्या है। उसने दीपक से पूछा, क्या मैं इन रिकॉर्डिंग्स को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हूँ? दीपक ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये पक्का सबूत है कि तुम्हारी प्राइवेसी में सेंधमारी की गई है। ये गैर कानूनी है। लेकिन जागृति, अगर तुम चाहो तो और भी आगे बढ़कर देख सकती हो। शायद टीना की असली मंशा किसी और चीज में छुपी हो। जागृति ने गहरी सांस ली। उसके मन में एक नई योजना बनने लगी थी। उसने फैसला किया कि वो चुपचाप इस मामले की तह तक जाएगी, बिना किसी को कुछ बताए, ताकि सही वक्त पर सबके सामने सच्चाई ला सके। अगले कुछ दिनों में जागृति ने बहुत सावधानी से अपने घर में क्या हो रहा है इस पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा हिडन कैमरा भी लगवा दिया, दीपक की मदद से, जो एक साधारण सी घड़ी के आकार का था, जिस पर किसी का शक नहीं जा सकता था। उसने ये भी तय किया कि वो अपने फोन पर कुछ भी संदिग्ध या असामान्य बात नहीं करेगी, ताकि टीना को ये शक न हो कि उसे साजिश का पता चल चुका है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही हफ्ते उसका ये छुपा हुआ कैमरा उसे एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाला था, जो सिर्फ फोन कॉल्स की साजिश से कहीं बड़ी थी। अगले कुछ दिन जागृति ने बड़ी सावधानी से बिताए। वो अपने रोज के काम सामान्य तरीके से करती रही, ताकि किसी को शक न हो कि उसे टीना की साजिश का पता चल चुका है। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती। हर वक्त वो सोचती कि आखिर टीना उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों रच रही है। उसने अपने कमरे में लगे हिडन कैमरे की रिकॉर्डिंग रोज रात को चेक करनी शुरू कर दी। लेकिन कई दिनों तक कुछ खास नजर नहीं आया, सिवाय सामान्य घरेलू गतिविधियों की। एक शाम जब जागृति ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर लौटी, उसने देखा कि घर में कोई नहीं था, सिवाय टीना और माया जी के, जो जागृति के कमरे के बाहर खड़ी धीमी आवाज में कुछ बातें कर रही। जागृति ने चुपचाप दीवार की आड़ में खड़े होकर सुनने की कोशिश की। माया जी कह रही थी, टीना, अगर ये लड़की इस घर से चली गई तो शिखर की शादी हम अपनी पसंद की लड़की से करवा सकते हैं, और साथ ही इसके गहने भी हमारे पास रह जाएंगे। इतने महंगे गहने हैं इसके मायके से आए हुए। टीना ने जवाब दिया, हाँ माँ, बस थोड़ा और वक्त चाहिए। फोन कॉल्स के बाद से शिखर भाई पर ज्यादा असर नहीं हो रहा, हमें कुछ और बड़ा करना होगा। मैंने सुना है कि अगर किसी औरत पर चरित्रहीनता का ठप्पा लग जाए तो पति खुद ही तलाक देने पर मजबूर हो जाता है। हमें बस एक ठोस सबूत चाहिए, कोई फोटो या वीडियो जिससे शिखर भाई को पूरा यकीन हो जाए। ये सुनते ही जागृति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ जलन की बात नहीं थी, बल्कि उसके गहनों और संपत्ति को हड़पने की एक बड़ी साजिश थी। जागृति चुपचाप वहां से हट गई, ताकि कोई उसे देख न ले। उसके दिल में गुस्सा और डर दोनों उमड़ रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर मैं अभी घबरा कर कुछ गलत कदम उठाऊंगी तो ये लोग सतर्क हो जाएंगे। मुझे धैर्य से काम लेना होगा और पूरे सबूत इकट्ठे करने होंगे, ताकि जब सच सामने आए तो कोई इनकार करने की गुंजाइश न बचे। उसी रात जागृति ने अपनी दोस्त रीमा को पूरी बात बताई। रीमा ने कहा, जागृति, ये तो बहुत खतरनाक साजिश है। तुम्हें अपने पति को भी सावधान करना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास ठोस सबूत होने चाहिए, ताकि शिखर को यकीन दिलाया जा सके। मुझे लगता है तुम्हें अपने कैमरे के साथ साथ अपने फोन पर भी एक रिकॉर्डिंग ऐप डाल लेना चाहिए, ताकि जब भी टीना या माया जी कुछ ऐसी बात करें तो तुम उसे रिकॉर्ड कर सको। जागृति ने रीमा की सलाह मान ली। अगले दिन उसने अपने फोन में एक छुपा हुआ रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड कर लिया, जो बिना किसी की नजर में आए बैकग्राउंड में चलता रहता। उसने ये भी तय किया कि वो अपने कमरे के अलावा घर के ड्राइंग रूम में भी एक छोटा कैमरा लगवाए, जहां अक्सर पूरा परिवार बैठकर बातें करता था। दीपक की मदद से उसने ये इंतजाम भी कर लिया। एक छोटे से शोपीस के अंदर कैमरा फिट करवा दिया गया, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता था।
कुछ दिनों बाद जागृति के ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, जिसकी वजह से उसे देर रात तक काम करना पड़ता था। एक रात जब वो ऑफिस से घर लौटी, रात के करीब 10 बज चुके थे। उसने देखा कि घर की लाइट्स जली हुई थी, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने अपने कमरे में जाकर बैग रखा, फ्रेश होने चली गई। वापस आकर जब उसने अपना फोन चेक किया तो पाया कि हिडन कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ नया कैप्चर हुआ है। उसने रिकॉर्डिंग चलाकर देखी और जो दिखा उसे देखकर उसका खून खौल उठा। रिकॉर्डिंग में टीना किसी अनजान आदमी से फोन पर बात कर रही थी, जिसे वो फोटोशॉप वाले भैया बुला रहे थे। टीना कह रही थी, भैया मुझे एक ऐसी फोटो चाहिए जिसमें मेरी भाभी का चेहरा किसी और मर्द के साथ नजदीकी में नजर आए। बिल्कुल असली लगनी चाहिए, कोई शक ना कर सके। मैं आपको जो पैसे मांगेंगे दे दूंगी, बस काम अच्छे से होना चाहिए। ये सुनकर जागृति के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि टीना सिर्फ झूठे इल्जाम लगाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो फर्जी फोटोशॉप तस्वीरें बनवाकर उसे चरित्रहीन साबित करने की पूरी योजना बना चुकी थी। ये सुनकर उसके अंदर गुस्से के साथ साथ एक गहरा डर भी उठा। अगर ऐसी कोई फर्जी फोटो शिखर के सामने आ गई तो क्या वो उस पर यकीन कर लेगा? क्या उनकी शादी टूट जाएगी? जागृति ने तुरंत उस रिकॉर्डिंग को सुरक्षित तरीके से सेव कर लिया और साथ ही उसका बैकअप अपनी ईमेल और क्लाउड स्टोरेज पर डाल दिया, ताकि किसी भी हाल में ये सबूत न खोए। उसने रीमा को फोन करके ये पूरी बात बताई। रीमा ने कहा, जागृति, अब वक्त आ गया है कि तुम शिखर को सब कुछ बता दो। इतना बड़ा सबूत है तुम्हारे पास, वो जरूर तुम्हारी बात मानेगा। लेकिन जागृति ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, रीमा, मुझे लगता है मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। अगर मैं अभी शिखर को बता दूं तो हो सकता है वो गुस्से में सीधे टीना से भिड़ जाए और वो लोग सतर्क होकर सबूत मिटाने की कोशिश करें। मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये सच सामने लाऊं तो इतने पुख्ता सबूत हों कि कोई इनकार न कर सके, और साथ ही ये भी साफ हो जाए कि उनका असली मकसद क्या था। अगले कुछ दिनों में जागृति ने बहुत सतर्कता से हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखनी जारी रखी। उसने देखा कि टीना और माया जी अक्सर उसके गहनों के बारे में बातें करती, ये हिसाब लगाती कि अगर जागृति घर से चली जाए तो उसके गहने और उसका हिस्सा कैसे अपने नाम किया जाए। एक दिन उसने ये भी सुना कि माया जी कह रही थी कि ना, तुम्हारे लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, लेकिन पहले इस बहू से पीछा छुड़ाना जरूरी है, वरना घर की हर चीज पर इसी का हक बना रहेगा। ये सुनकर जागृति को समझ आ गया कि ये पूरा मामला सिर्फ जलन का नहीं बल्कि लालच का भी था। उसने अपने सारे सबूत, रिकॉर्डिंग्स, वीडियो फुटेज को बहुत सावधानी से इकट्ठा करना जारी रखा। उसने एक वकील दोस्त से भी सलाह ली, जिसने बताया कि ये सारे सबूत कोर्ट में भी मान्य होंगे, क्योंकि ये उसके अपने घर और अपने फोन पर हुई गतिविधियां थी, जिन्हें उसने अपनी सुरक्षा के लिए रिकॉर्ड किया था। कुछ हफ्तों बाद एक दिन जागृति के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने मैसेज खोला तो उसमें एक फोटो थी जो बुरी तरह फोटोशॉप्ड थी, जिसमें उसका चेहरा किसी और मर्द के साथ बेहद नजदीकी पोज में दिखाया गया था। मैसेज के साथ लिखा था, ये फोटो जल्द ही तुम्हारे पति और पूरे मोहल्ले में वायरल होने वाली है, अगर तुम चुपचाप इस घर से नहीं निकले। जागृति के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये वही पल था जिसका उसे इंतजार था। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी योजना सही दिशा में जा रही है और अब वक्त आ गया था कि इस साजिश का पर्दाफाश करने का। जागृति ने तुरंत उस धमकी भरे मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर लिया और साथ ही उसका बैकअप अपने ईमेल पर भी भेज दिया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में अब डर से ज्यादा एक दृढ़ निश्चय था। उसने रीमा को फोन करके ये मैसेज दिखाया। रीमा ने गुस्से में कहा, जागृति, ये तो हद हो गई, अब बहुत हो चुका। तुम्हें तुरंत शिखर को ये सब कुछ बताना होगा, इससे पहले कि ये लोग कुछ और गंदा करें। जागृति ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो रीमा, लेकिन मुझे अभी एक आखिरी चीज चाहिए, ये पक्का सबूत कि ये फोटो कहाँ से बनी और असली मास्टरमाइंड कौन है। मुझे लगता है कि ये मैसेज जिस नंबर से आया है वो भी शायद टीना के किसी दोस्त का हो सकता है। उसने दीपक से इस नंबर की जांच करने को कहा। दीपक ने कुछ ही घंटों में पता लगा लिया कि ये नंबर टीना के कॉलेज के एक दोस्त राहुल का था, जो फोटोशॉप और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता था और अक्सर पैसों के लिए ऐसे गलत काम भी कर देता था। अब जागृति के पास लगभग पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी।
टीना और माया जी की साजिश, फर्जी फोटो बनवाने की योजना और धमकी भरा मैसेज, सब कुछ आपस में जुड़ रहा था। उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है इस पूरी सच्चाई को सामने लाने का, लेकिन बहुत सोच समझकर, ताकि कोई कमी न रह जाए। उसने अपनी योजना बनानी शुरू की। वो चाहती थी कि जब सच सामने आए तो पूरा परिवार, खासकर शिखर, अपनी आंखों से सब कुछ देखे और सुने, ताकि कोई इनकार की गुंजाइश न बचे। अगले दिन जागृति ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और घर पर ही रही, ये कहते हुए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। असल में उसने ये मौका इसलिए चुना क्योंकि उसे पता था कि इस दिन शिखर भी घर देर से आने वाला था, क्योंकि उसकी कोई मीटिंग शहर से बाहर थी और वो शाम तक वापस आने वाला था। जागृति ने इस दिन का इस्तेमाल ये पक्का करने के लिए किया कि उसके सारे कैमरे और रिकॉर्डिंग्स डिवाइस सही तरीके से काम कर रहे हैं। दोपहर के वक्त जब माया जी और टीना ड्राइंग रूम में बैठी थी, जागृति ने चुपचाप अपने कमरे से उनकी बातें सुनने की कोशिश की। इस बार टीना और भी खुलकर बात कर रही थी। उसने कहा, माँ, राहुल ने फोटो तो बना दी है, मैंने उसे भेज भी दिया, धमकी वाला मैसेज। अब बस शिखर भाई को असली फोटो दिखाने हैं। कल जब वो घर आएंगे, मैं उन्हें अकेले में बुलाकर सब दिखा दूंगी। माया जी ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा बेटा, फिर तो कल ही ये लड़की इस घर से बाहर हो जाएगी और हमें इसके गहने भी वापस मिल जाएंगे जो उसने शादी के वक्त लिए थे। शाम को जब शिखर घर लौटा तो माहौल में अलग ही बेचैनी थी। जागृति ने बिना देर किए शिखर को कमरे में बुलाया और उसके सामने सारे सबूत रख दिए। फोन की रिकॉर्डिंग्स, हिडन कैमरे की फुटेज और राहुल के जरिए भेजा गया धमकी भरा मैसेज। शिखर जब ये सब देख और सुन रहा था, उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल पड़ रहा था। उसने जागृति की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा पछतावा और शर्मिंदगी थी। उसने कहा, जागृति, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन करना चाहिए था, तुम्हें इतना कुछ अकेला ही सहना पड़ा। जागृति ने शांति से जवाब दिया, शिखर, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुम्हारे सामने ठोस सबूत नहीं था, इसलिए तुम्हारा शक होना स्वाभाविक था। लेकिन अब सच सामने आ गया है, अब फैसला तुम्हें लेना है कि आगे क्या होगा। ठीक उसी वक्त रीमा भी वहां पहुंच गई, जिसे जागृति ने पहले ही बुला रखा था। उसने कहा, शिखर जी, मैं गवाह हूँ इस बात की कि जागृति ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये सारी साजिश सिर्फ उसे बदनाम करने के लिए रची गई थी। शिखर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब जागृति के लिए गहरा सम्मान और प्यार झलक रहा था। उसने अपनी माँ और बहन की तरफ मुड़कर सख्त आवाज में कहा, मुझे अभी राहुल का नंबर चाहिए, जिसने ये फर्जी फोटो बनाई है। मैं उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करूंगा। माया जी ने घबराते हुए कहा, बेटा, इतना बड़ा कदम मत उठा, ये घर की बात है, बाहर तक मत ले जा। शिखर ने गुस्से में जवाब दिया, माँ, जब आप लोगों ने मेरी पत्नी के खिलाफ फर्जी सबूत बनवाए, गैर कानूनी काम किया, तब आपको ये नहीं सोचना चाहिए था कि ये घर की बात है या बाहर की। अब इसके नतीजे भी भुगतने होंगे। उसने तुरंत अपने वकील दोस्त को फोन किया और पूरी स्थिति समझाई। अगले कुछ दिनों में शिखर ने कानूनी सलाह लेकर राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, फर्जी फोटो बनाने और ब्लैकमेल करने के आरोप। राहुल को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और सबूतों के आधार पर उसे भी अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। उसने बताया कि टीना ने उसे इस काम के लिए पैसे दिए थे और ये भी बताया कि पहले भी कई बार ऐसे काम वो पैसों के लिए करता रहा है। ये खबर धीरे धीरे परिवार और आस पड़ोस में फैलने लगी। टीना, जो कभी जागृति पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाती थी, अब खुद पूरे मोहल्ले की नजरों में शर्मसार हो चुकी थी। लोग उसके पीछे फुसफुसाने लगे, ये तो वही लड़की है जो अपनी भाभी के खिलाफ फर्जी फोटो बनवा रही थी। टीना का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। हर तरफ उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। माया जी भी अब पहले जैसी अकड़ में नहीं रही। उन्होंने एक दिन जागृति के पास आकर कहा, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी बेटी के बहकावे में आकर तेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारी काबिलियत और ईमानदारी को पहचानना चाहिए था, लेकिन मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी। जागृति ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, माँ जी, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं, लेकिन अब भरोसा दोबारा बनाने में वक्त लगेगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने किए की सच्चाई समझें, तभी असली माफी का कोई मतलब होगा। शिखर ने भी इस पूरी घटना के बाद अपने परिवार के प्रति एक नया रवैया अपनाया। उसने साफ कर दिया कि आगे से घर में कोई भी जागृति के खिलाफ कोई साजिश या झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उसने कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। अगर किसी को इससे तकलीफ है तो उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी, ना कि मुझे अपनी पत्नी से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। टीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उसने जानबूझकर फर्जी सबूत बनवाकर किसी की छवि खराब करने की कोशिश की थी, जो कानूनी तौर पर अपराध था। कोर्ट में मामला दर्ज हुआ और टीना को भी अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। ये पूरा घटनाक्रम टीना और माया जी के लिए एक बड़ा सबक बन गया कि किसी की जिंदगी और इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा कितना गंभीर हो सकता है। लेकिन इस पूरे तूफान के बीच जागृति के मन में एक सवाल हमेशा उठता रहता। क्या वो इस घर में अपनी सास और ननद के साथ फिर से सामान्य रूप से रह पाएगी? क्या भरोसा फिर से बन पाएगा, या ये रिश्ता हमेशा के लिए दरार के साथ ही आगे बढ़ेगा? ये सवाल उसे रात रात भर सोचने पर मजबूर कर देता, और उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में इस घर में क्या नया मोड़ आने वाला है। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट में टीना और राहुल के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हुई। जागृति ने अपने सारे सबूत, रिकॉर्डिंग्स, वीडियो फुटेज, धमकी भरे मैसेज कोर्ट में पेश किए। वकील ने साफ तौर पर साबित कर दिया कि ये पूरी साजिश जानबूझकर, सोच समझकर रची गई थी, ताकि जागृति को झूठे इल्जाम में फंसाकर घर से बेदखल किया जा सके और उसके गहनों तथा संपत्ति के हिस्से पर कब्जा किया जा सके। कोर्ट ने राहुल को फर्जी फोटो बनाने और ब्लैकमेलिंग के आरोप में दोषी पाया। उसे 2 साल की सजा और जुर्माना हुआ। टीना को भी साजिश रचने और किसी की छवि खराब करने की कोशिश के आरोप में 1 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि उसकी उम्र और पहली गलती को देखते हुए कोर्ट ने कुछ नरमी भी दिखाई। ये फैसला सुनकर टीना फूट फूट कर रो पड़ी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी जलन और लालच ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। फैसले के बाद जब टीना घर लौटी, उसने जागृति के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी। उसने रोते हुए कहा, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत जलती थी। आपकी तरक्की, आपकी खुशहाल शादी, ये सब देखकर मुझे आपसे नफरत होने लगी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आपकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करती। जागृति ने कुछ देर तक खामोश रहकर उसकी बात सुनी, फिर धीरे से कहा, टीना, जलन एक स्वाभाविक भावना हो सकती है, लेकिन उसे इतने खतरनाक रास्ते पर ले जाना, किसी की जिंदगी और इज्जत से खेलना, ये माफी के लायक आसानी से नहीं होता। टीना ने सिसकते हुए कहा, मुझे पता है भाभी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जागृति ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें पूरी तरह माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि तुम इस गलती से सीखो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और किसी की तरक्की से जलने के बजाय अपनी खुद की मेहनत पर ध्यान दो। ये सुनकर टीना ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा झलक रहा था। माया जी ने भी इस पूरी घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जागृति से कहा, बहू, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं दिया, हमेशा तुलना करती रही, तुम्हारी काबिलियत से जलती रही। लेकिन इस पूरी घटना ने मुझे एहसास दिलाया कि एक अच्छी बहू, एक अच्छी इंसान की कद्र कितनी जरूरी है। मुझे माफ कर दो, अगर तुम चाहो तो मौका दो, मैं सच में बदलना चाहती हूँ। जागृति ने उनकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी। उसने कहा, माँ जी, समय के साथ भरोसा फिर से बन सकता है, बस ईमानदारी बनी रहनी चाहिए। अगले कुछ महीनों में घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। माया जी ने खुद जागृति की तारीफ करनी शुरू की, उसके ऑफिस के कामों में दिलचस्पी लेने लगी, उसकी उपलब्धियों पर गर्व जताने लगी। टीना ने भी अपनी जिंदगी में एक नई दिशा तलाशनी शुरू की। उसने एक कोर्स ज्वाइन किया और खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश शुरू की, ताकि वो किसी और की तरक्की से जलने की बजाय अपनी खुद की पहचान बना सके। शिखर और जागृति का रिश्ता भी अब इस पूरे तूफान के बाद और मजबूत हो गया। शिखर अब हर छोटी बड़ी बात में जागृति का साथ देता, उसकी हर बात पर भरोसा करता। एक शाम जब दोनों अकेले बैठे थे, शिखर ने कहा, जागृति, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने जिस तरह इतनी बड़ी साजिश का सामना किया, बिना घबराए, बिना डरे, बहुत हिम्मत की बात है। ज्यादातर लोग ऐसी परिस्थिति में टूट जाते हैं, लेकिन तुमने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि सच्चाई को भी सामने लाया। जागृति को पता था कि अगर वो सिर्फ रोते बिलखते रहती तो कभी इंसाफ नहीं मिलता। उसने कहा, मुझे अपनी सूझबूझ से, अपनी हिम्मत से इस साजिश का पर्दाफाश करना ही था, अपने लिए भी और उन तमाम औरतों के लिए भी जो ऐसी साजिशों का शिकार होती हैं, लेकिन आवाज नहीं उठा पाती। शिखर ने उसका हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहा, तुम सच में बहुत खास हो
और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। कुछ महीनों बाद जागृति के ऑफिस में उसे एक बड़ा प्रमोशन मिला, सीनियर मैनेजर की पोजीशन। इस खुशी के मौके पर पूरे परिवार ने मिलकर जश्न मनाया। इस बार बिना किसी दिखावे या जलन के, बल्कि सच्ची दिल से। माया जी ने खुद अपने हाथों से जागृति की पसंदीदा मिठाई बनाई। टीना ने उसके लिए एक प्यारा सा कार्ड बनाया जिसमें लिखा था, भाभी, आपकी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे सिखाया कि असली जीत वही होती है जो ईमानदारी से हासिल की जाए। उस रात जब जागृति अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसने पीछे मुड़कर अपने इस पूरे सफर को याद किया। कैसे झूठे इल्जामों से शुरू हुई ये कहानी, कैसे उसने धैर्य और सूझबूझ से हर सबूत इकट्ठा किया और आखिरकार सच्चाई की जीत। उसने मन ही मन सोचा, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत आंसू बहाना नहीं, बल्कि शांति से, समझदारी से अपने हक की लड़ाई लड़ना होता है। असली रूप हमेशा सामने आता है, चाहे उसे कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठे इल्जामों और साजिशों का सामना घबराकर नहीं, बल्कि सूझबूझ और धैर्य से करना चाहिए। सच्चाई को सामने लाने के लिए सही समय और सही सबूत का इंतजार करना जरूरी है, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो लोग जलन और लालच में आकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उन्हें देर सवेर अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ता है। और सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। क्या आपको लगता है कि जागृति का तुरंत हंगामा न करके चुपचाप सबूत जुटाना और सही वक्त का इंतजार करना सही फैसला था? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।